आ, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोगों को सब चीज स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है, इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शंस थे? 298 सेक्शंस थे। ठीक है। 298 सेक्शन में सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17, ये तीन सेक्शन के अंदर सैलरी का चैप्टर कवर्ड है। ठीक है। सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। आ रही बात समझे? सेक्शन 15 क्या बोलता है? बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है। कौन कौन सी इनकम को सैलरी की इनकम मानना है, कौन सी इनकम सैलरी के अंदर कवर्ड है, ये कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है? डिडक्शंस। डिडक्शंस की बात करता है। और सेक्शन नंबर 17 सैलरी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं उसकी बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सैलरी के कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? सैलरी खुद, अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? मतलब ये जो चैप्टर है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, जहां पे आप इनकम फ्रॉम सैलरी की कंप्यूटेशन करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट के तीन सेक्शंस के अंदर एक कवर्ड है, 15, 16 और 17। 15 बोलता है बेसिस ऑफ चार्ज, 16 बोलता है डिडक्शन के बारे में, 17 बोलता है जो सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में बात करता है। ठीक है। पहला सेक्शन 15, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी जो है टैक्सेबल होती है, किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है? या तो ड्यू बेसिस पे होगी या फिर रिसीव्ड बेसिस पे होगी। दोनों में जो पहले हो जाएगा वो। रिसीव मतलब सैलरी का पैसा आपको मिलना, मतलब उसको रिसीव बोलेंगे। ड्यू मतलब आपने काम कर दिया है और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी की एंट्री मार दी, तो उसको बोलते हैं ड्यू होना। ठीक है। भले उसका पेमेंट कभी और मिले वो मैटर नहीं करता, लेकिन सैलरी बुक कर दिया ना, अपने खर्चों में बुक कर दिया, उसको बोलते हैं ड्यू होना। ठीक है। ड्यू का मतलब दो चीज होती है। आपके एंड से ड्यू कब होगी? जब आपने काम कर दिया तो चीज ड्यू हो गई। एम्प्लॉयर के एंड से कब ड्यू होगी? जब उसने आपसे काम करवा लिया और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी की एंट्री मार दी एज एक्सपेंस, तो उसको ड्यू होना बोलेंगे। लेकिन पेमेंट उसका भले बाद में हो, वो मैटर नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो सैलरी कब टैक्सेबल हो जाएगी? जैसे ही सैलरी ड्यू हुई या जैसे ही सैलरी रिसीव हुई, दोनों में जो काम पहला हो जाए, दोनों में जो काम पहले हो जाए, सैलरी ड्यू मतलब सैलरी सॉरी टैक्सेबल। आ रही बात समझ में? दूसरा, एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी आर टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। एडवांस और एरियर सैलरी जो है ना, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं। कारण क्या है? एडवांस सैलरी मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। एडवांस सैलरी मतलब जैसे हम कोई भी इनकम कैलकुलेट करते ना, तो एक फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट करते हैं, अप्रैल से मार्च का। तो एडवांस सैलरी मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर की सैलरी आपने इसी साल में उठा ली, 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी। तो एडवांस सैलरी मतलब जो सैलरी इस साल को बिलोंग नहीं करती, वो अगले साल को बिलोंग करती है, लेकिन आपने पहले से उसका पेमेंट को, पैसे को उठा लिया है, मतलब ले लिया है। ठीक है। तो वो सैलरी को क्या बोलेंगे? एडवांस सैलरी। और एरियर सैलरी किसको बोलेंगे? पिछले समय की सैलरी जो पहले ड्यू नहीं हुई थी, पहले ड्यू नहीं हुई थी किसी कारण से। ठीक है। और वो आके हमको इस प्रीवियस ईयर में मिल रही है, तो पिछली जो बकाया सैलरी थी, बकाया मतलब एरियर सैलरी थी, जो मिल रही है हमको इस फाइनेंशियल ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में, उसको बोलेंगे एरियर सैलरी। अगर एरियर सैलरी पहले ड्यू हो जाती तो जिस साल में ड्यू होती उस साल टैक्स लग जाता उसके ऊपर। आ रही बात समझ में? एरियर सैलरी एक्चुअली ड्यू हो ही नहीं सकती। क्यों? मिला नहीं। ड्यू का मतलब मिलना नहीं होता है भाई। ड्यू का मतलब खर्चा बुक करना है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरियर सैलरी का मतलब होता है वो बिलोंग करती है पिछले साल से, पिछले सालों से, प्रीवियस ईयर के पहले के सालों से, जो मिल रही है हमको इस साल में। अगर पहले ड्यू हो जाती मान लो वो, तो उसी साल में टैक्स लग जाता जिस साल में ड्यू होती।
क्योंकि सैलरी का नियम क्या है, सैलरी कब टैक्सेबल हो जाती है, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर ड्यू ही पहले हो जाती तो रिसीव बेसिस पे टैक्स लेते ही नहीं आप, पैसा है ही नहीं तो टैक्स किस पे लगेगा, आपकी इनकम मान लेते। जैसे भाई एफडी करवाओ कभी बैंक में, बैंक वाला आपको 5 साल की एफडी कर दिया, आपका ब्याज आपको मिल नहीं रहा है, आपके एफडी में ब्याज जुड़ते जाएगा, इकट्ठा 5 साल के बाद पेमेंट मिलेगा आपको, लेकिन जो ईयरली बेसिस पे आपका ब्याज एक्रू हो रहा है ना, आपको उसको इनकम बुक करनी पड़ेगी अपनी। तो वैसे ही आपने काम कर दिया और सामने वाले ने सैलरी को ड्यू कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो मतलब वो सैलरी उस साल के लिए आपकी टैक्सेबल, भले आपको उसका पैसा मिले मत मिले मैटर नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी कभी भी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हो सकते, क्योंकि एडवांस सैलरी का पैसा पहले ही मिल जा रहा है, ड्यू बाद में होता है, और एरियर सैलरी कभी ड्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि ड्यू अगर पहले हो गई रहती तो टैक्स उस साल में ले लिए, तो सीधा एरियर सैलरी रिसीव बस होती है। आ रही बात समझ में? हाँ, मतलब एरियर सैलरी को बोल सकते हैं रिसीव और ड्यू एट अ टाइम साथ में होती है ये। हाँ, रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा ना। देखो जैसे मैं आप लोगों को इस चीज को एक बार डायग्राम बना के समझा रहा हूं, सुनो। ये देखो, मैं दो अलग अलग बात बता रहा हूं ना, पहले एडवांस सैलरी को समझो। पहले मैं बात बता रहा हूं एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब होता है, मान लो ये हमारा प्रीवियस ईयर अप्रैल से मार्च 2023-24 हमारा प्रीवियस ईयर है। मान लो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी पर मंथ 20,000 है। अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी बनती 12 महीने की कितनी, 2,40,000। तो 2,40,000 अप्रैल से जो मार्च की सैलरी हो तो इसी साल की बिलोंग करती है। मान लो फरवरी के महीने में 1 फरवरी को एम्प्लॉय ने टोटल 4 महीने की सैलरी उठा ली। 1 फरवरी को कितने महीने की सैलरी उठा लिया, मतलब 20,000 20,000 20,000 करके टोटल 80,000 रुपए उठा लिया। अभी 80,000 को अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये 80,000 में क्या क्या ऐड है, 20,000 खुद फरवरी की सैलरी, 20,000 कब की सैलरी है, मार्च। बस साल खत्म हो गया कि नहीं आपका मार्च में। अब 20,000 जो और उठाया वो तो अप्रैल की है, और 20,000 जो और उठा रहे हो कब की है, मई, जो अगले साल को बिलोंग करती है। तो ये जो 2 महीने की सैलरी है ना, जो उसने उठा ली कब, इस साल में, तो इस साल की एडवांस सैलरी कितनी कहलाएगी, 40,000। जो रिसीव तो इस साल में हो रही है, लेकिन ड्यू कब होगी, अगले साल। आ रही बात समझ में? तो एडवांस सैलरी जो होती है रिसीव पहले हो जाती है, ड्यू बाद में होती है। हाँ, इस साल की इनकम में जोड़ोगे और अगले साल की इनकम में लेना ही नहीं है, क्योंकि एक बार आप टैक्सेबल कर डाले तो एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स थोड़ी दोगे। तो एडवांस सैलरी में जिस साल मिलती है उस साल उसको टैक्सेबल मान लेते हैं, अगले साल जिस साल की वो है उस साल कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं एरियर सैलरी के बारे में, सुनना। एरियर सैलरी में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता है। मान लो ये हमारा प्रीवियस ईयर है अप्रैल से मार्च, और ये पहले के साल है 2023-24 हमारा प्रीवियस ईयर है, ये पहले के साल है। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने पहले का साल है। मालूम है ना कोविड चल रहा था, 2020 से 21 तक चला ये कोविड, पूरा 1-1.5 साल चला। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयर्स ने अपने स्टाफ की सैलरी को हाफ कर दिया, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मान लो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी थी 20,000 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉयर बोला कि देखो भाई, मैं आपको नौकरी से तो नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन आपकी सैलरी में क्या कर दे रहा हूं, हाफ, 10,000 रुपए दे पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास भी इनकम कम हो गई लॉकडाउन के कारण। तो एम्प्लॉयर बुक भी 10,000 करता था और देता भी 10,000 था, लेकिन उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी एम्प्लॉय की, 20,000। अब 10-10,000 के हिसाब से इस साल पेमेंट किया, टोटल 6 महीने तक ऐसे ही चला। 6 महीने तक उसको सैलरी कितनी दिया, आधी, हाफ सैलरी मिली, हाफ सैलरी नहीं मिली 6 महीने तक। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब एम्प्लॉयर को लग रहा है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई है। जो स्टाफ लोगों का कितना रुपए बचा था देने का उस समय का, 6 महीने का 10-10,000 रुपए के हिसाब से बचा था ना, जो उस साल ड्यू हुआ था, क्या मेरे को बताओ, और रिसीव हुआ था क्या, नहीं। इस साल ना तो ड्यू हुआ था ना रिसीव हुआ था। अब ये 60,000 रुपए सीधा आके कब मिल रहा है उसको, हमारे करंट प्रीवियस ईयर में मिल रहा है 23-24 में। तो 60,000 मिला भी इसी साल में और ड्यू भी इसी साल में हो गया।
तो रिसीव्ड और ड्यू साइमल्टेनियसली एक साथ हो गया। आगे बात समझ में? तो इसलिए एरियर सैलरी जो ड्यू रिसीव टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीव एक ही साथ हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो इस साल वो एम्प्लॉयर बुक कर देता, खर्चा ड्यू कर देता, तो इस साल की ही इनकम में जोड़ दिया जाता उसको, तो ड्यू हुआ ही नहीं था और ना ही रिसीव हुआ था, तो ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ, इसलिए पूरा पूरा मिला किधर, 23-24 में मिला, इसलिए इस साल की ही इनकम मानेंगे उसको, जिस साल में रिसीव हुआ उस साल। क्लियर है? तो ये हो गया एडवांस सैलरी और दूसरा हो गया एरियर सैलरी। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई? सेक्शन नंबर 15, बेसिस ऑफ चार्ज। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? सैलरी जो टैक्सेबल होती है ना, वो ड्यू या रिसीव विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो काम पहले होगा उसके बेसिस पे होगा। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी कैसे कैसे टैक्सेबल होगी? रिसीव बेसिस पे, जिस साल में वो रिसीव हो रही है उस साल में ही टैक्सेबल हो जाएगी। ये तो सिंपल सा 2 पॉइंट लिखा हुआ है सेक्शन 15 में। अब इसका 2 एक्सप्लेनेशन है, पढ़ो। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, advance salary once taxed in any previous year on the receipt basis, then it shall not be taxed again in the year when it becomes due। एडवांस सैलरी जिस साल में आपको मिल गई, एडवांस सैलरी का कॉन्सेप्ट पता है, मिलता पहले ड्यू बाद में होता है। तो जिस साल में मिल गया, रिसीव हो गया, उस साल में तो आप उसको टैक्सेबल कर दिए। अब आगे जब आप उस साल में जाओगे तो उस साल में फिर ड्यू करना पड़ेगा। तो क्या आप ड्यू जो किए हो तो उसके ऊपर फिर से टैक्स दोगे? नहीं। तो एडवांस सैलरी एक बार रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई ना, तो उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगाना है, मतलब उसको दोबारा इनकम में नहीं जोड़ना है ड्यू बेसिस पे। आ रही बात समझ में? दूसरा, सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका कोई पार्टनर है, तो उसको जो सैलरी मिलती है ना फर्म से, वो टैक्सेबल कहां पर होती है? अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्यों? कारण क्या है? बिकॉज इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। कारण क्या है इसका? क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर है? अब आप लोगों को ये नहीं मालूम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो तो अकाउंट अलग चीज है, इसका बेसिक मतलब क्या है? देखो ये अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी बोलूं कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जानना जरूरी नहीं है, तो बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ प्रॉफिट का ही हिस्सा अलग करके रख दो, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट के पैसे को अलग से ना रखना, उसी के अगेंस्ट में चार्ज करना। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो ये काम करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किराया, रेंट। बताओ मेरे को, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जिसको रेंट देना है वो आपको मानेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तब देना, नहीं होगा तो मत देना, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं। बैंक से लोन लिए हो, ब्याज देना पड़ेगा, तो बैंक वाला ये देखेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तब ब्याज देना, नहीं हो रहा है तो मत देना, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। मतलब ऐसे खर्चे जिसको प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है, जो करना ही पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सीधा कैपिटल को कम कर देता है। मतलब आपको अगर नहीं हो रहा है ना प्रॉफिट, कैपिटल में से दो, घर से लाके दो पैसा, लेकिन दो। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को सैलरी कब देंगे? जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये एक चीज और कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है ना, अंदर के आदमी लोगों को दिया जाता है बिजनेस के। पार्टनर कौन है बताओ? अंदर का आदमी कि बाहर का आदमी है? और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बाहरी लोगों को दिया जाता है। बाहरी लोग नहीं रुक सकते, लेके जाएंगे उसको, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर का आदमी तो रुक जाएगा। ये छोटा सा मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सैलरी का पूरा पूरा मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसलिए पार्टनर लोगों को जो सैलरी देते हैं ना फर्म के, उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। इसलिए इसको कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? पीजीबीपी में। उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ये सेक्शन नंबर 15 में बात लिखी हुई है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े।
हाँ, वो एडवांस सैलरी दिखाएगा ना, वो एसेट दिखाएगा अपना। हाँ, ड्यू जब होगा तो एसेट को काट देगा फिर। जब तक एम्प्लॉयर ने आपको, अब आपको एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है पहली बात, ठीक है। आपको हमेशा भी इस चैप्टर के अंदर आपको एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। एम्प्लॉयर आपको एडवांस सैलरी दे दिया है तो एम्प्लॉयर अपने बुक्स में, भाई आप किसी को उधार दिए हो तो क्या लिखोगे, एसेट बना के रखोगे कि नहीं, एज अ डेटर, एडवांस अगेंस्ट सैलरी के नाम से बना के रख दोगे। अब जैसे ही उसका समय आएगा, ड्यू हो जाएगा, या तो आप उसका पैसा वापस दे दोगे या उसके बदले काम कर दोगे, तो पैसा कट जाएगा। इसमें पड़ते ही नहीं है, नहीं, काटने की, रिवर्स करने की एंट्री करेगा ना। हाँ, देखो मैं आप लोगों को फिर से एक चीज समझा रहा हूं। हम अभी क्या पढ़ रहे, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे, मतलब आपको सैलरी की इनकम कैलकुलेट करना है। सैलरी की इनकम को इनकम कब बोलोगे, जब आपको सैलरी मिल रही होगी। तो सैलरी मिलती किसको है, एम्प्लॉय को। तो हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय के तरफ से सोचना है। एम्प्लॉयर अपने बुक में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ, फाइनल में भी नहीं पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, आप पीजीबीपी हेड पढ़ोगे ना, तो पीजीबीपी हेड में थोड़ा बहुत खर्चे के बारे में बता दिया जाएगा। एम्प्लॉयर के बारे में सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। आपको एम्प्लॉय, आप क्या पढ़ रहे हो पहले मेरे को, इनकम टैक्स पढ़ रहे हो कि एक्सपेंस टैक्स पढ़ रहे हो, तो आपको इनकम्स के बारे में सोचना है, ठीक है। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही नहीं है हमको, हमको एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आपको एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तो आपको उसके लिए अकाउंट्स में प्रोविजन दिए, अकाउंट्स में, इनकम टैक्स में प्रोविजन नहीं है उसका। अकाउंट्स को अच्छे से कर लो, आपका एम्प्लॉयर वाला पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें इनकम टैक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ। सैलरी की इनकम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, या किसी इनकम को आपको सैलरी के कहलाना है, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, मतलब क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। जो देने वाला है मतलब पेयर है, और जो लेने वाला है पेई। देने वाला हमेशा क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर, और लेने वाला कौन होना चाहिए, एम्प्लॉय। अगर ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगी तभी वो जो मिल रहा है उसी को सैलरी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तभी उस इनकम को क्या बोलेंगे, सैलरी। नींद आ रही है लेखराज? सैलरी बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सैलरी कहलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सैलरी की इनकम को सैलरी कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, एक एग्रीमेंट। दो लोग हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। एक बोला तुम मेरे यहाँ पे काम कर, जो भी मैं काम करवाऊंगा मेरे हिसाब से करना है, और हर महीने के महीने मैं तेरे को सैलरी दूंगा, जो मैं बोलूंगा वो करना है। सामने वाला उसके लिए बाउंड है, जो मैं जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, मेरे काम करना है। तो यहां पर जो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो यहां पर जो देने वाला है, जिसने अपने अंडर में वो आदमी को रखा, वो उसको जो हर महीने के महीने देगा, उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एक होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑफर करते हैं सामने वाले को, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, इसके बदले जो भी मेरा मेहनताना बनता है आप मेरे को देना। यहां पे सामने वाले के मार्गदर्शन या डायरेक्शन के हिसाब से आप काम नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से काम करोगे। तो आपको जो पेमेंट मिलेगा सामने वाले से, उसको हम प्रोफेशनल फीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल फीस। मतलब वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। मतलब आपको दो देखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देखना और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस देखना है। तो सैलरी की इनकम कहलाने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होना चाहिए। क्लियर है? रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। सैलरी की इनकम कहलाने के लिए एम्प्लॉयर को एक्ट करना पड़ेगा किसके जैसा, मास्टर के जैसा, और एम्प्लॉय को सर्वेंट। मतलब जो बोलेगा एम्प्लॉयर वही एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, अपने मर्जी का मालिक नहीं है, बाउंडेड है उसके अंदर में, ठीक है। मास्टर और सर्वेंट वाली रिलेशनशिप होनी चाहिए।
यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए? प्रिंसिपल और एजेंट वाली। प्रिंसिपल क्या होता है कि बोलता है मेरा ये काम होना चाहिए, लेकिन एजेंट जो है वो अपने मर्जी से काम करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में रिकवरी का काम करता है। काय का काम करता है? रिकवरी। मतलब जिन लोगों ने लोन लिया है और किस्त नहीं दे रहे टाइम से, तो मेरा दोस्त क्या करता है, उनको हर महीने में 2 बार लिस्ट आ जाती है और उन लिस्ट के बेसिस पे लोगों को फोन लगा के या फिर उनके रेसिडेंस पे जाके उनसे वसूली करने का काम करता है। तो जितनी वो वसूली करता है ना हर महीने के महीने, उसको वहां से 4% उसकी वसूली का कमीशन मिल जाता है, और उसको गाड़ी वाड़ी का अलग से अलाउंस अलग मिल जाता है आने जाने का। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे। और वो जब फोन लगाता है ना अपनी मर्जी से, रात को 8 बजे लगा देगा, कभी दोपहर में 2 बजे लगा देगा, अपनी मर्जी। कभी 2 दिन तक जाएगा नहीं ऑफिस, ऑफिस जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ना आने का टाइम फिक्स है, अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ, लेकिन उसका जो टारगेट दिया हुआ ना कि ये काम करके देना है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन करके दे रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। तो यहां पर कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो क्या है? एक एजेंट है। तो एम्प्लॉय कहलाने के लिए वहां पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने मर्जी के मालिक के हिसाब से काम करोगे, है ना, जो एक एम्प्लॉय का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहोगे, या वैसा कोई दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, और उसके बदले जो काम कराएगा उसको पेमेंट तो दे रहा है, तो उस पेमेंट को उसकी बिजनेस की इनकम मानेंगे। इनकम तो है, बिजनेस की इनकम मानेंगे, सैलरी की इनकम नहीं मानेंगे। कमीशन मिला तो कमीशन को अदर सोर्सेज बिजनेस नहीं, कमीशन मिलता है उसको 4% प्लस गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का बिल क्लेम करता है तो गाड़ी का पैसा मिलता है उसको। ठीक है, कुछ 15-16 हजार रुपए बना लेता है महीने का वो, लेकिन बस उतना ही। और अपने दूसरे वर्क भी करता है वो, लेकिन ये काम करने का उसका महीने का 15-16 हजार रुपए मिल जाता है। नहीं मिलता, सैलरी है ही नहीं उसको, सिर्फ कमीशन प्लस गाड़ी का चलाने का, इधर उधर जाने का खर्चा। तो वहां पे उनके बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली बात ही नहीं है, एजेंट और प्रिंसिपल वाली बात है। इसलिए उसको जो मिल रहा है ना उसको सैलरी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? चलो, पॉइंट नंबर 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और दूसरा होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और सरेंडर ऑफ सैलरी मतलब, देखो क्या होता है, मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो एक आध महीने की सैलरी अगर आपको मिली, मान लो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आपको 1 महीने की सैलरी मिली, बोलोगे, आपको एक दया भावना आ गई कि है ना, मैं 1 महीने की सैलरी को क्या करता हूँ, डोनेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? डोनेट। तो 1 महीने की सैलरी को आप डोनेट कर दिए, अपने एम्प्लॉयर को बोल दिए कि देखो आप जो मेरे को इस महीने सैलरी देने वाले हो ना, तो मेरे को मत देना, वो क्या कर देना, डोनेट कर देना इस इंस्टीट्यूशन को। तो आपने सैलरी को सरेंडर किया कि फॉरगो किया? फॉरगो किया। मतलब यहां पे सैलरी ड्यू होने के बाद आपने बोला कि ये सैलरी मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसी सैलरी को क्या बोलते हैं? फॉरगो सैलरी। ठीक है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी को आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जोड़ना है। आप सैलरी भले नहीं ली हो, मैटर नहीं करता, लेकिन इनकम टैक्स वाले छोड़ेंगे नहीं। वो आप क्यों दिए, है ना, आपकी वो इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। लेकिन आप उसका डिडक्शन ले सकते हो कौन से सेक्शन में? 80G में। डोनेशन अपन पढ़ेंगे तो सेक्शन 80G में इसका आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन बशर्ते कि आपने न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट कर लिया है। मतलब ओल्ड रिजिम में हो तभी 80 सीरीज का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो न्यू रिजिम में नहीं मिलता। तो मेरी बात समझ में आई? फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, पढ़ लो। इट मींस दैट द एम्प्लॉय वेव्स हिज सैलरी आफ्टर इट बिकम्स ड्यू और एक्रू टू हिम। ठीक है, अगर मैं बोल सकता हूं फॉरगोइंग ऑफ सैलरी ना, ये ओकेजनल होता है। ओकेजनल मतलब समझते हो? कभी कभी जैसे आपको लगा 1 महीने की सैलरी चलो डोनेट कर देते हैं, ऐसा कर देते, वैसा कर देते, तो जितना आपने पोर्शन डोनेट किया उसको 80G में आप क्लेम कर सकते हो डिडक्शन, लेकिन आपको ओल्ड रिजिम में रहना पड़ेगा, न्यू में रहोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन सरेंडर ऑफ सैलरी जो होती है ना, ये परमानेंट टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? परमानेंट। मतलब यहां पे एम्प्लॉय जो है ना, बकायदा सैलरी सरेंडर करने का एक एक्ट बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। क्या लिखा है, पढ़ो। इट मींस दैट
एम्प्लॉई सरेंडर हिज सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। ये पूरा एक्ट का नाम है, क्या नाम है? वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। इस एक्ट के सेक्शन 2 के हिसाब से आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी को क्या कर दोगे? सरेंडर कर दोगे, तो आपकी सैलरी को क्या माना जाएगा? सरेंडर ऑफ सैलरी माना जाएगा। और सरेंडर ऑफ सैलरी को एग्जेम्प्ट माना जाता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ड्यू नहीं हो रही है सैलरी। आप पहले ही बोल दिए कि मेरे को सैलरी चाहिए ही नहीं, मेरे को दो ही मत, तो ना एम्प्लॉयर अपना खर्चा भी रिकॉर्ड नहीं करेगा और ना ही आप उसको अपनी इनकम बुक करना। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ पे सरेंडर किसको करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2। कौन सा? वॉरेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये एक्ट के तहत आप सरेंडर कर रहे हो। यहां पर देखो, इट मींस दैट एम्प्लॉय बोल रहे हैं, एम्प्लॉय। यहां पे लिखा है कि प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय, तो ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है। लेकिन सरेंडर करोगे तो किसको सरेंडर करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने नतमस्तक हो जाएगा कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी मेरी सैलरी को आप रख लो सेक्शन 2 के हिसाब से इस एक्ट का। तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? सरेंडर हो जाएगी, और आपकी वो जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट। इसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? लेकिन फॉरगोइंग ऑफ सैलरी जो होती है ना, परमानेंट नेचर की होती है, टेम्पररी नेचर की होती है। टेम्पररी मतलब अब एक आध महीने का लग रहा है यार, नहीं डोनेशन दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। क्लियर है मेरी बात? इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय। क्वेश्चन एमसीक्यू आ गया कि एक ऐसा एम्प्लॉय है वो पार्ट टाइम जॉब करता है कहीं पे, तो उसकी सैलरी की इनकम माने कि नहीं माने? भैया ये मैटर नहीं करता, पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर स्टेब्लिश हो गया तो एम्प्लॉयर जो भी अपने एम्प्लॉय को देगा उसको क्या मानेंगे? सैलरी मानेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम का कोई मतलब नहीं है। एक होती है टैक्स फ्री सैलरी, एक नाम आता है क्या? टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या होता है? नहीं, वो अलग चीज हो गया। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर की सैलरी के ऊपर की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करने का बर्डन खुद ही लेके रखा हुआ है एम्प्लॉयर ने। मतलब मान लो आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, आपकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए। आपकी सैलरी के ऊपर एग्जाम्पल में कितना लिया हूं? 5,50,000 लिया हूं, ठीक है। मान लो आपकी सैलरी 5,50,000 रुपए है साल की। कितनी है? 5,50,000। इसके ऊपर टैक्स बनता है कितना? 15,000 रुपए के आसपास टैक्स बनता है। एम्प्लॉयर बोला 5,50,000 आप ही रखो, इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है ना 15,000 वो मैं पे करूंगा। कौन बोल रहा है? एम्प्लॉयर बोल रहा है। तो 5,50,000 जब आपके हाथ में आएगा तो उसमें से आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा क्या? और नहीं, वो तो टैक्स फ्री है, टैक्स पेड है, मतलब ऑलरेडी। तो वो जो सैलरी आपके हाथ में है उसको क्या बोलेंगे? टैक्स फ्री सैलरी। और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स पे किया उसके ऊपर? 15,000। तो दोनों को जब जोड़ दोगे तो टैक्सेबल सैलरी कितनी बोलेंगे? मतलब ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली अमाउंट एक प्रकार की परक्यूजिट होती है। मैं आगे परक्यूजिट जब पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। इसको क्या मानते हैं? परक्यूजिट्स का पार्ट होता है, ठीक है, टू बी डिस्कस्ड। आई मेरी बात समझ में? जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है ना उसको परक्यूजिट मान लेते हैं, ठीक। अब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 5,65,000 आएगा। वो आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी, मतलब नहीं काट के नहीं दिए, सैलरी के ऊपर 15,000 और दे रहे हैं, तो टोटल 5% उसकी इनकम मानेंगे, ठीक है। पढ़ो एक बार क्या लिखा है। When employer bears the burden of tax which is to be paid on the salary of the employee,
Therefore such amount of tax paid by the employer shall be included while taxable income from salary। ठीक है, टैक्स फ्री सैलरी किसको बोलेंगे? टैक्स फ्री सैलरी मतलब जब एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर टैक्स का बर्डन उठा लेता है कि मैं इसकी सैलरी में जितना टैक्स बनता है मैं पे करूंगा। तो जो बाकी की सैलरी होती है, जो जिसमें टैक्स वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं है, उसको टैक्स फ्री सैलरी बोलेंगे। ठीक है, हाँ चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं अब। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम, इसका थोड़ा थोड़ा रिलेशन रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से है। हाँ हाँ खड़े हो जाओ। दो मिनट ले लो ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एम्प्लॉयर हाँ उसका भी तो अकाउंट बनेगा। हाँ अकाउंट से बनेगा, एक मिनट, हाँ प्रशांत एक मिनट ना। जब वो टैक्स देगी तो टैक्स में से जो की सैलरी माइनस करेगा ना, एक्सपेंस होगा। हाँ और जो वो सैलरी माइनस करेगा वो टैक्सेबल निकाल के करेगा। तो फॉर्मेट यही रहेगा किसके? एम्प्लॉयर के लिए? नहीं, एम्प्लॉयर का फॉर्मेट थोड़ी ये रहेगा। तो देगा पूरा लाइन से मेरा होगा। वो जो फॉर्मेट है ना, वो उन लोगों का एक सैलरी शीट बनता है, टोटल कितना मॉनेटरी पेमेंट कर रहे हैं और ये सब। एम्प्लॉयर का अलग होता है, इसमें इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ प्रशांत क्या बोल रहे थे, बोलो। सर आप एक बात अपलोड करोगे ना? हाँ हाँ होगी ना भाई। हाँ सर, वो बहुत नेट इशू आ रहा है ना, तो नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना आप। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब चलो आगे बढ़े। अब प्लेस ऑफ एक्रूअल, प्लेस ऑफ एक्रूअल मतलब सैलरी कहां से एक्रू हो रही है, जनरेट हो रही है, कहां से वो सैलरी पैदा हो रही है, यही बोलेंगे ना प्लेस ऑफ एक्रूअल। तो प्लेस ऑफ एक्रूअल के लिए ना आप लोगों को सबसे पहले दो छोटा छोटा बात जो लिखा है पढ़ो उसको। क्या लिखा है? इट इज एज्यूम्ड दैट सैलरी इज पेड एट द प्लेस वेयर सैलरी इज रेंडर्ड। ये माना जाता है कि सैलरी जहां आप काम कर रहे हो ना वहीं पर ही आपको पे होगी। आप इंडिया में रह के काम करोगे तो सैलरी कहां पे होगी आपको? फॉरेन में जाके काम करोगे तो सैलरी कहां पे होगी? फॉरेन में, क्योंकि सैलरी से ही तो खर्चा चलाना है आपको। अगला, दिस प्रोविजन अप्लाइज फॉर पेंशन एंड लीव सैलरी ऑल्सो। ये जो मैंने अभी रूल बता रहा हूं प्लेस ऑफ एक्रूअल का, ये किसके लिए अप्लाई होता है? पेंशन के लिए भी अप्लाई होगा और लीव सैलरी के लिए भी अप्लाई होगा। छुट्टी के दौरान मिलने वाली सैलरी, अर्न्ड लीव जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो तो प्लेस ऑफ एक्रूअल के लिए आप छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको देखो एकदम क्लियर है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है सर्विस रेंडर कहां हो रही है। सबसे पहले क्या देखना है? सर्विस रेंडर का। सर्विस इंडिया में रेंडर हो रही है कि इंडिया के आउटसाइड? इंडिया में अगर रेंडर हो रही है सर्विसेज तो उसको क्या मानते हैं? हमेशा एक्रूड इन इंडिया ही मानना है, इसमें कोई दूसरा वाला बात ही नहीं है। लेकिन अगर सर्विसेज इंडिया के बाहर रेंडर हो रही है तो यहां पे फिर से दो कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन है कि वो, अच्छा सॉरी, जब सर्विस इंडिया के बाहर रेंडर की जा रही है तो आपको ये कंडीशन चेक करना है कि वो इंडियन सिटीजन प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि वो एनी अदर केस। एनी अदर केस मतलब इंडियन सिटीजन है प्राइवेट एम्प्लॉय हो गया, या इंडिया या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। मतलब आपको ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होना चाहिए, तो ये वाला रूल लगेगा। और कोई अदर केस अगर होगा तो वो वाला लगेगा। सैलरी अगर इंडिया के बाहर रेंडर हो रही है और इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो सैलरी को हमेशा क्या मानना है? डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। ये हमने पहले भी पढ़ा है रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में। और अगर कोई दूसरा केस है तो सैलरी इज नॉट डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया और अराइज इन इंडिया। क्लियर है? रेंडर मतलब जहां पे सर्विसेज देना,
सैलरी अपनी प्रदान करना, सेवाएं। ये पॉइंट समझ में आया? देखो, मैं तो एक चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉ पढ़ लो, एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कोई भी ऐसा कोना आप लोग है ना छोड़ना मत, क्योंकि जो कोना छोड़ोगे एमसीक्यू, या एमसीक्यू तो ऐसी चीज है कि भाई वो है ना कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का आएगा। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं एमसीक्यू, हर चैप्टर के बाद हम करेंगे। उसमें क्या होता है, एमसीक्यू में एक से ज्यादा सेक्शंस का वो क्या करता है, मिक्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब आप अगर है ना कोई एक चीज पढ़ के गए हो और एक चीज नहीं पढ़ रहे हो, तो आप है ना एमसीक्यू को समझ नहीं पाओगे कि बोलना क्या चाह रहे हैं। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, हर चीज पढ़ो। ठीक है, सैलरी की इनकम कैलकुलेट करने का ना फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के बेस पे ही सैलरी की इनकम कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मेट का यूज कौन करेगा, एम्प्लॉय यूज करेगा अपनी सैलरी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, सैलरी। इसके बारे में कौन से सेक्शन में लिखा हुआ, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में। उसके बाद क्या आता है, अलाउंसेस। इसके बारे में कहां लिखा है, सेक्शन 17(3). हाँ, परक्यूजिट्स सेक्शन 17(2) और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3). ठीक, ये चार चीजें मिल के क्या बनती है, इनकम फ्रॉम सैलरी बनती है। ठीक है, ये चारों की जब इनकम को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में फिर आप डिडक्शन लोगे, सेक्शन 16 वाले। 3 चीजों का डिडक्शन मिलता है, पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये तीनों का डिडक्शन लोगे ग्रॉस सैलरी में से, तो जो बचेगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कहलाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। IA, हाँ ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, सैलरी 17(1) वाला, अलाउंसेस, परक्यूजिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सब हेडिंग्स है। ये सब क्या है, हेडिंग। इसके अंदर बहुत सारी चीज है, वो सिर्फ अपना एक नाम ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, पूरी कैटेगरी अपने आप में बोल सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ये पूरे फॉर्मेट का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब इसके अंदर अपन सब खोल खोल के देखेंगे क्या क्या है। तो लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इसी फ्रेमवर्क के बेस पे होगा। अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मेट सेव्ड है पहले से, तो आप कभी भी भटकोगे नहीं। मतलब आपको पता रहेगा मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लेना है सैलरी। सैलरी कौन से सेक्शन में बोलता है, सेक्शन 17(1). ये है सेक्शन 17(1). ये एज इट इज कॉपी पेस्ट है भाई, ये एज इट इज इनकम टैक्स एक्ट का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, सेक्शन 17(1) के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है। पढ़े, इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला 9th वाला, ये अभी असेसमेंट ईयर 24-25 से जुड़ गया है, पहले नहीं हुआ करता था, अग्निवीर वाला। ठीक है, चलो। एज पर सेक्शन 17(1) सैलरी इंक्लूड्स, एज पर सेक्शन 17(1) सैलरी इंक्लूड्स, पहला क्या है, वेजेस। उसके बाद क्या है, एनी एन्युटी और पेंशन। उसके बाद क्या है, एनी ग्रेच्युटी। उसके बाद क्या है, एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him। इसका मतलब क्या होता है, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा ही, वैसे भी अभी बता दे रहा हूं। एम्प्लॉयर जो है ना अपने एम्प्लॉय को छुट्टियां दिया रहता है, जैसे साल में आप 30 छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, 30 छुट्टी ले सकते हो, लेकिन आप छुट्टी लिए ही नहीं, 30 दिन भी गए, छुट्टी मिली थी फिर भी गए आप, तो वो जो जितने दिन आप छुट्टी मिलने के बावजूद भी जाके काम किए ना, तो वो पैसा आपको मिलता है, वो पैसा आपको मिलता है, एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पेमेंट देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड फॉर लीव नॉट अवेल्ड। लीव आपने ली नहीं, जिसके कारण आपको पेमेंट दे रहा है एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद बात किसकी आती है, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या लिखा हुआ है,
annual accretion to the balance at the credit of an employees participating in recognized provident fund to the extent of chargeable to tax. क्या लिखा है समझ में आया? ये एक्ट की भाषा है भाई, मैं अपने मन से नहीं लिखता हूं. अभी मैं आगे आप लोगों को प्रोविडेंट फंड के बारे में जब बताऊंगा ना, तो ये पॉइंट का मतलब तब समझ में आएगा. अभी सिर्फ रीड बस कर लो, क्योंकि देखो ये सेक्शन 17(1) जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एज इट इज टेक्स्ट है एक्ट का, कॉपी पेस्ट बस हुआ है, लेकिन है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ना. अब इसके नीचे देखोगे ना, मैं धीरे धीरे हर चीज को क्या किया हूं, एक्सप्लेन किया हूं कि किसका मतलब क्या है. जैसे अभी पहले नंबर पर हम बात किसकी किए, वेजेस मतलब क्या, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है. ये पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको कि ऊपर क्या लिखा है. आ रही बात समझ में? उसके बाद अगला क्या है, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज चार्जेबल टू टैक्स. उसके बाद 8th नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रिफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD. द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय, ऊपर में क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट. इन द प्रीवियस ईयर टू द अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम रिफर टू इन सेक्शन 80 CCH. क्योंकि अग्निवीर वाले लोगों को नौकरी में कौन रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी. यहां पे सारे एम्प्लॉयज की बात होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट का हो कि अदर वाला हो, क्योंकि ये में इसमें पेंशन स्कीम में कोई भी पैसा डाल सकता है, लेकिन अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा कौन डालेगा, सिर्फ जो अग्निवीर में लगेगा. अग्निवीर जाने हो ना, 4 साल की नौकरी वाला भी एक तो आया है सिस्टम, ठीक है. अब अग्निवीर में कौन लगेगा, उसका एम्प्लॉयर कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी ना, इसलिए यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई है. आ रही बात समझ में? तो सेक्शन 17(1) में ये सब आता है. सबसे पहले क्या आता है, वेजेस. उसके बाद क्या आता है, एन्युटी और पेंशन. उसके बाद क्या आती है, ग्रेचुटी. उसके बाद कोई भी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम. प्रोविडेंट फंड के बारे में क्या लिखा हुआ है, annual accretion to the balance of the credit of an employee participating in recognized provident fund to the extent chargeable to tax. Transferred balance in recognized provident fund to the extent it is chargeable to tax. The contribution made by central government or any other employer in the previous year to the account of an employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD. Contribution made by central government in the previous year to the Agnivir Corpus Fund of an individual enrolled in the Agnipath scheme referred to in section 80 CCH. ये नोट मैंने लिखा है, क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज एज पर सेक्शन 17(1) ऑफ द इनकम टैक्स 1961. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी इंडिविजुअल आइटम्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो. मतलब और ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझने के लिए जो ऊपर के आइटम्स लिखे उसको एक्सप्लेन हम नीचे करके रखें. ठीक है, पढ़ो. सबसे पहले क्या होता है, वेजेस. वेजेस जो है ना, वेजेस एक ऐसा वर्ड है जो इंटरचेंजेबली यूज होता है. इंटरचेंजेबली यूज होता है. कैसे, इन जनरल वर्ड क्या बोल दिया जाता है, वेजेस. लेकिन वेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी भी समझना है, उसको बेसिक सैलरी भी समझना है. लिख दिया है वेजेस, लेकिन आपको वेजेस का मतलब क्या समझना है, सैलरी और बेसिक सैलरी भी समझना है. ठीक है. एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. वेजेस ऑल्सो इंक्लूड बोनस. वेजेस के अंदर और क्या आता है, डियरनेस पे एंड अदर मोनेटरी पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल नोटिस पीरियड सैलरी, ओवर टाइम पेमेंट्स एटसेट्रा. यहां पे एटसेट्रा डाल दो. बोनस जानते हो क्या होता है, क्या हो गया,
आपको वर्ड यूज ही नहीं करना है पेमेंट्स अब, ठीक है, वो समझने के लिए है बस, ठीक है। अब आपको पेमेंट्स को पढ़ना है सैलरी, पेमेंट्स मतलब सैलरी। पहले मैं, आप लोगों ने बीकॉम पढ़ा है मेरे से, तो मैं सैलरी वर्ड यूज नहीं करता था, पेमेंट्स वर्ड बोलता था, क्योंकि बीकॉम में ना टेक्निकल वर्ड्स थोड़े बहुत आप स्किप भी कर दोगे, क्वेश्चन बनना ही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता था। लेकिन यहाँ पर जब आप इंटर में हो ना, तो आप लोगों को वो चीजों को, टेक्निकल वर्ड्स को भी ध्यान देना, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो पेमेंट पढ़ा दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब वो चीज क्वेश्चन में आएगी घुमा फिरा के और वहां पे अगर वो वर्ड दिखेगा नहीं तो आप लोग दिक्कत करेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जितना हम डेविएट कम हो उतना हमारे लिए बेटर है। शुरू में होगा थोड़ा लगेगा आप लोगों को अटपटा, लेकिन आपके लिए फायदा है। तो वेजेस मतलब वेजेस के अंदर क्या आएगा, वेजेस, सैलरी एंड बेसिक सैलरी, ये तीन नाम ऐसे हैं जिसको कैसे यूज किया जाता है, इंटरचेंजेबली। वेजेस में और क्या क्या इंक्लूड होता है, बोनस, डियरनेस पे एंड अदर मॉनेटरी पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल नोटिस पीरियड सैलरी। नोटिस पीरियड सैलरी का मतलब क्या होता है, मेरे जो साड़ू है ना, साड़ू मतलब मेरे वाइफ की बहन के हस्बैंड, उसको साड़ू ही तो बोलेंगे। वो नेवी जो है ना, नेवी, इसमें डॉक्टर हैं, तो उन लोगों का कुछ टर्म रहता है 15 साल का काम करने का, ठीक है। अब उनका है ना 15 साल अभी जून महीने में पूरा हो चुका है, मई में, तो उनको फिर है ना ऑप्शन रखा गया कि आप 15 साल के आगे और कंटिन्यू करना चाहोगे क्या कुछ अलग पोस्ट में, कि आप अब रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो वो ऑप्शन रखे मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, ठीक है। तो ठीक है, आप 3 महीना सर्विस पीरियड करोगे, क्या बोलोगे, सर्विस पीरियड सर्व करोगे। मतलब जब भी आप किसी कहीं के नौकरी करते हो, तो आपको अगर नौकरी छोड़ना है या एम्प्लॉयर आपको नौकरी छोड़वाना चाह रहा है, जो भी रीजन हो, तो आपको एक सर्विस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, हाँ सॉरी, नोटिस पीरियड के लिए सर्व करना पड़ेगा, नोटिस पीरियड के लिए सर्व करना पड़ेगा। नोटिस पीरियड फॉर एग्जांपल 3 महीना, ठीक। तो जो मेरे साड़ू है ना, मई महीने में उनका फाइनल हो गया कि मैं अब आगे जॉब नहीं करूंगा, तो जून, जुलाई और अगस्त, आज कौन सी तारीख है, आज उनका लास्ट डे है, सच्ची में लास्ट डेट है आज, मतलब उनकी जॉब का। तो आज तक वो जॉब किए, काम किए, अब जून, जुलाई, अगस्त की उनको सैलरी मिली, कल से वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर चाहता है कि आप तत्काल, आज बोला मतलब आज छोड़ो, तो आपका जो नॉर्मल नोटिस पीरियड होगा मान लो 3 महीने का, तो बोलेगा 3 महीना मत आना, 3 महीने का पैसा अभी लेके जाओ। आ रही बात समझ में, या तो 3 महीना आपसे काम करवाएगा और 3 महीने तक सैलरी देगा, महीना करके जैसे नॉर्मल दिया जाता है, या फिर 3 महीना काम नहीं करवाएगा, तत्काल में बोलेगा लो 3 महीने का पैसा, 3 महीना मत आना। वो फिर क्लेम एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय है वो फिर अपना अलग रास्ता अपनाएगा, वो मैटर अलग है, ठीक है। तो जो उस समय जब नौकरी छूटती है, टर्मिनेट होती है, चाहे रीजन जो भी हो, तो उस समय एक नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है। तो नोटिस पीरियड के दौरान जो सैलरी दी जाती है ना, उसको बोलते हैं नोटिस पीरियड सैलरी। तो नोटिस पीरियड सैलरी को भी किसका पार्ट मानते हैं, वेजेस का। एक होता है ओवर टाइम पेमेंट्स, ओवर टाइम अलाउंस अलग होता है और ओवर टाइम पेमेंट अलग होता है। ओवर टाइम अगर आप काम करोगे तो उसका आपको क्या मिलेगा, अलग से पैसा मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम पेमेंट्स। क्लियर है। तो वेजेस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, एन्युटी। दूसरे नंबर पर क्या आता है, एन्युटी। एन्युटी मीन्स द ईयरली सम पेबल टू अ पर्सन। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एक कुछ पैसा होता है, कोई धनराशि होती है, इकट्ठा अमाउंट, जो साल भर में एक बार में पेमेंट किया जाता है। वो बोनस भी नहीं होता, वो बोनस भी नहीं होता, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, एन्युटी बोल रहा हूं। एन्युटी, एन्युटी मतलब साल भर में एक बार में देने वाली अमाउंट। एन्युटी मीन्स द ईयरली सम पेबल टू अ पर्सन। इट मे बी रिसीव्ड फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर और पास्ट एम्प्लॉयर और अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। 3 लोगों से मिल सकता है एन्युटी अपने को। किससे किससे, जिसके अंडर में नौकरी कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, या फिर जिसके अंडर में नौकरी करते थे पास्ट एम्प्लॉयर, वो भी दे सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है। अगर आपको आपका
प्रेजेंट एम्प्लॉयर एन्युटी दे रहा है तो उसको कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे? टैक्सेबल है सैलरी में मानोगे। सैलरी मतलब कौन सा? सेक्शन 17(1) वाली सैलरी भाई, इसके अंदर में लोगे। सैलरी मतलब ये वाली सैलरी। अगर किससे मिल रहा है तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। और अगर आपको वो पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो उसको किसके अंदर में लोगे? उसको किसके अंडर में लोगे? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। किसके अंडर में लोगे? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब किसमें? इसमें, सेक्शन 17(3) में। आ रही बात समझ में? अगर वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है एन्युटी का अमाउंट तो किसमें लोगे? सैलरी में। और अगर कोई पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो इसमें। और अगर कोई थर्ड पार्टी से मिल रहा है तो उसको सैलरी में लेना ही नहीं, उसको सीधा कहां लोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लोगे। पास्ट एम्प्लॉयर से जैसे मान लो पास्ट एम्प्लॉयर का कुछ एरियर बाकी रहा होगा, पहले का देना रहा, या कुछ लेना देना बाकी रहा होगा, अब वो आके आपको मिल रहा है तो उसको सैलरी नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिलेंगे। क्लियर है? एन्युटी समझ में आया? तो ये ना कौन कौन से उसमें आएगा ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है भाई। ठीक, पहला क्या है? अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिला तो सैलरी में जाएगा सेक्शन 17(1) वाले में। पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो सेक्शन 17(3) वाले में जाएगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वाले में। और रिसीव्ड फ्रॉम अदर है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सेक्शन कौन सा सेक्शन है अदर सोर्सेज का? 56 वाला जो सीरीज है उधर। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद बात किसकी आती है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है। रिटायर मतलब उसकी सैलरी मिलना बंद, मतलब नौकरी खत्म उसकी। तो नौकरी जब उसकी खत्म हो जाती है तो उसको सैलरी नहीं मिलती रेगुलर बेसिस पे। अब क्या मिलना चालू हो जाता है उसको? पेंशन। क्या मिलेगा? कम्यूटेड पेंशन, ग्रेचुटी, लीव एनकेशमेंट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन और वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एक नाम और आगे जोड़ रहा हूं इसके, कॉम्पेंसेशन। आई बात समझ में? रिट्रेंचमेंट सॉरी रिटायरमेंट बेनिफिट में ये सारे चीज आते हैं। छह आइटम्स के मैंने नाम बताए। हाँ मैं बता रहा हूँ। पेंशन मतलब क्या होता है नॉर्मली, वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले, मतलब इसके बाद में जब रिटायरमेंट वाला अपन चालू करेंगे तब। ठीक है, वैसे मैं बोल सकता हूँ सैलरी चैप्टर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कर रहे हो तब, और एक होता है आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर एम्प्लॉयमेंट मतलब आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जब आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आपको अगर वो चीजें मिल रही है तो उसको तो हम नॉर्मल सैलरी में लेते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसको बोलेंगे? रिटायर होने के टाइम पे जो जो चीजें मिलती है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो सबसे पहला होता है पेंशन। पेंशन क्या होता है? जब आप नौकरी नहीं कर रहे हो, नौकरी से रिटायर हो गए, तो आपकी जो रेगुलर जो सैलरी थी ना उसका आधे के बराबर का अमाउंट आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये सब जगह लागू नहीं है, जहां लागू है उसकी बात बता रहा हूं। दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, जैसे मेरे दादा ने खुद करवाया था ऐसा। मेरे दादा पहले एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स में जब थे ना, तो जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो ट्रेनिंग के टाइम पे उनका प्लेन क्रैश हो गया। अब प्लेन क्रैश होने के कारण उनके पेट की जो इंटेस्टाइन होती ना, अतड़ी, वो डैमेज हो गई। तो तुरंत वो रिटायर, अब फिट नहीं थे उस पोस्ट के लिए, तो उनको डिपार्टमेंट क्या करी? रिटायर कर दी। और सेम डे से उनका पेंशन चालू हो गया मिलना। तो उस समय पे कुछ है ना, उनको 4,000 रुपए के आसपास कुछ पेंशन आती थी उस समय। अब मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो घटना है वो सही है, हमारे घर की बात है। तो जो भी उनको पेंशन उस समय मिलती रही होगी, मैं ज्यादा अमाउंट बोल दिया, लेकिन जो भी मिलता रहा होगा, तो मेरे दादा ने क्या किया, 50% पेंशन बोले मेरे को हर महीने के महीने देते जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको 4,000 पेंशन मिल रही होगी उस समय, बोले मेरे को हर महीने 2,000 देते जाओ, और 2,000 रुपए को मेरे को एक काम करो, आगे मत देना, उसका कम्यूट कर दो, मतलब इकट्ठा कुछ लमसम पेमेंट कर दो मेरे को। हाँ, उसी समय तत्काल में मिल जाएगा आपको पैसा। मतलब मान लो कोई एम्प्लॉय है अगर,
वो रिटायर हो रहा है, उसको पेंशन मिल रही है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। पेंशन आपको हर महीने महीने चाहिए, कि आप एक काम करो पेंशन मत लो, पेंशन को कम्यूट करा लो, एक मुश्त पैसा ले लो, आपको महीना महीना नहीं देंगे, इकट्ठा लेके चले जाओ पेंशन का पैसा। हाँ, कैलकुलेशन करते हैं तब तक, या फिर उसके नॉमिनी को, उसकी वाइफ को मिलेगी पेंशन। लेकिन कम तो वो उसका कुछ रहता है स्टैंडर्ड, अपन पढ़ेंगे ना कम्यूटेड पेंशन में, पढ़ेंगे ना अपन, पढ़ेंगे ना कम्यूटेड पेंशन में जाएंगे, पढ़ेंगे कितने साल तक काम किया, कितना उसका पेंशन बन रहा है, सब चीज उसमें देखा जाता है, और कुछ एग्जाम भी होता है उसमें। ठीक है, तो कम्यूटेड पेंशन जो होता है, पेंशन जो रेगुलर बेसिस पे मिल रही है ना, अरे सीधी सी बात है यार, सोने की मुर्गी वाला, सोने की अंडा वाला मुर्गी सुने हो ना आप लोग, एक मुर्गी जो रोज एक तो सोने का अंडा देती थी, मतलब हर महीने पेंशन देती थी। अब आप लोगों को क्या लगता है, मुर्गी को फाड़ दो, एक बार में पूरे अंडे निकाल लो। तो कम्यूटेड पेंशन भी कुछ उसी तरीके का है कि आपने क्या किया, हर महीने के महीने नहीं रुके, मेरे को इकट्ठा पूरा पैसा दे दो, तो कम्यूटेड पेंशन उसको बोलते हैं। ग्रेचुटी होती है, एक लमसम अमाउंट होती है जो रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को देना पड़ता है। ठीक है, लीव एनकेशमेंट मतलब अभी मैंने बताया, छुट्टी नहीं मारने के बदले आपको, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसके पास भी दो टर्म्स होती है, दो कंडीशन होती है। जैसे मान लो आप एम्प्लॉय हो, आपको साल में 30 छुट्टी मिली है, आप छुट्टी के दिन भी जाके काम कर रहे हो, तो आपका पैसा वहां पे, छुट्टी नहीं मारने के कारण भी आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उसका। तो कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उसका पेमेंट साल साल में, मार्च के महीने में, ईयर एंडिंग पे क्लियर कर देते हैं। क्या करते हैं कुछ एम्प्लॉयर, हर महीने, हर साल में उसका पैसा जो ड्यू होता है ना, ईयर बाय ईयर कर देते क्लियर। और कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो साल साल में नहीं देते, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय देते। आ रही बात समझे, मतलब पूरे मान लो 15 साल आप काम किए, 15 साल तक आप 30 दिन छुट्टी नहीं लिए, तो उतने साल का पैसा आपका जमा हुआ, फिर जब रिटायर होंगे ना तो इकट्ठा आपको पैसा मिलेगा। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट में वो वाला लीव एनकेशमेंट आता है। सारी बात समझ में। उसके बाद रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। रिट्रेंचमेंट मतलब कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉय को निकाल देता है, रिट्रेंच कर देता है। रिट्रेंच समझते हो ना, निकाल देना नौकरी से। तो नौकरी से निकालने के कारण, चाहे अरे होता है ना बहुत जगह, अमेरिका में सुने होंगे कि 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ऐसा कर दिया। तो निकालने के पहले उनको है ना क्या करना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। ऐसे नहीं निकाल सकते किसी को भी नौकरी से अचानक, बिना कोई ठोस कारण के। ठीक है, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, मतलब है ना, मान लो आप नौकरी करते जा रहे हो, आपके नौकरी में आखिरी के 10 साल बचे हैं, तो आप क्या ले लोगे, वीआरएस ले लोगे। क्या ले लोगे, वीआरएस। वीआरएस मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लोगे। मतलब मेरे को आगे 10 साल काम नहीं करना है, एक काम करो, मैं पहले ही रिटायर हो जा रहा हूं। तो पहले ही रिटायर हो जाओगे तो आपको एक ना लम सम अमाउंट मिलेगा, उसको बोलते हैं वीआरएस कॉम्पेंसेशन। बहुत सारे एम्प्लॉय आजकल कर रहे हैं ऐसा। हो सकता है कि कोई मेडिकली फिट नहीं होगा, इसलिए वीआरएस ले लेता है। हो सकता है कि अब आगे उसका काम से मन उब गया है तो वीआरएस ले लेता है। जो भी रीजन होंगे, नौकरी की टर्म बची हुई है फिर भी वो समय के पहले रिटायरमेंट ले लेता है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट। उसके बदले भी क्या मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है। आई बात समझ में। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कितना, आपका कितना टर्म बचा है, वो भी डिपेंड करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर कितना टर्म बचा है, फिर पीएफ की अमाउंट भी डिपेंड करती है कि कितना कंट्रीब्यूट होता था। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पीएफ का अमाउंट ज्यादा होगा या वीआरएस का कम होगा, वो तो डिपेंड करता है। पीएफ का अमाउंट डिपेंड करता है आपके कंट्रीब्यूशन पर, और इसका डिपेंड करता है कि आपकी नौकरी कितनी बची उस पर, और आपकी सैलरी कितनी आ रही थी उस पर। ठीक है, वो तो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। चीजें समझ में आई। तो इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी कहां पर लेंगे आगे, मतलब ये प्रैक्टिकल है, क्वेश्चंस में सब मिलेंगे अपने को। अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू बस दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद बात आती है किसकी, फीस और कमीशन की। ऊपर जितने भी नाम दिए ना, मैं धीरे धीरे सबको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। अब किसकी बात आ रही है, फीस और कमीशन। कमीशन में भी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। कमीशन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट का होता है, और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और प्रॉफिट। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो कमीशन बोलेगा 5,000 कमीशन मिला, 10,000 मिला, 15, 20, 25 जो भी दिया रहेगा वो, या फिर लिख देगा कि कमीशन इसको 1% मिलता है सेल का, और सेल है 10 लाख, तो 10 लाख का 1% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000।
तो कमीशन जो है या तो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है या फिर कोई परसेंटेज हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, या तो सेल्स के ऊपर या फिर प्रॉफिट के ऊपर। सेल्स मतलब टर्नओवर। क्लियर है? उसके बाद बात आती है प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी टू बी डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल। हाँ, ये अलग हेड है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अलग है, अलग है। सेक्शन 17(1) में लिखा है, सेक्शन 17(1) में लिखा है कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी लिखा है, देखो प्रॉफिट इन ल्यू लिखा है। अब जब आप इसको देखोगे ना प्रॉफिट इन ल्यू, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी सेक्शन 17(3) में। मतलब प्रॉफिट इन ल्यू लिख के छोड़ दिए सेक्शन 17(1) में, लेकिन प्रॉफिट इन ल्यू के बारे में डिटेल में कहां लिखा है? सेक्शन 17(3) में। नहीं, देखो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब होता है अगर एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ दे रहा है तो वो सब सेक्शन 17(1) के पार्ट में जाएगा, सैलरी में जाएगा। जैसे बेसिक सैलरी हो गया, ये सब हो गया। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नौकरी लगने के पहले या नौकरी छूटने के बाद कुछ पे करता है, अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मैं क्या बोला, मेरी बात पूरी बात समझ में आई? अगर आपका एम्प्लॉयर, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो चाहे पास्ट एम्प्लॉयर हो, नौकरी लगने के पहले या नौकरी लगने के बाद कुछ पे कर रहा है अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, नौकरी लगने के दौरान भी नहीं, नौकरी चल रही उसके दौरान भी नहीं। एक पॉइंट समझो, पॉइंट मतलब आप कहां पर हो अभी, या तो आपकी नौकरी लगी ही नहीं है, अभी लगने वाली है, बातचीत हो गई है, लगने वाली है, तो आप या तो इस पॉइंट पे हो, या फिर आपकी नौकरी छूट गई है, आप नौकरी के बाहर आ गए। तो या तो इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे अगर आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फिर पास्ट एम्प्लॉयर आपको कुछ पे करता है अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उन सारे पेमेंट को कहां लिया जाएगा? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने एन्युटी के बारे में पढ़ा। एन्युटी अगर पास्ट एम्प्लॉयर से मिलता, प्रेजेंट से मिल रहा है तो कहां लोगे? सैलरी में। और पास्ट वाले से मिलेगा तो, क्योंकि अब नौकरी नहीं कर रहे हैं ना उसके यहाँ पे। आई बात समझ में? तो ऐसी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसकी पूरी डेफिनेशन है। 17, जैसे अभी 17(1) पढ़े ना, वैसे 17(3) है। आ रही मेरी बात समझ में? इसके बाद आती है बात किसकी? प्रोविडेंट फंड की। इसको है ना थोड़ी देर तक निहारते रहो, मतलब देखते रहो क्या लग रहा है इसको देख के। प्रोविडेंट फंड देखो, देखो जितना दिख रहा है ना, ये इसका सिर्फ है ना, मैं बोल सकता हूँ 30%, नहीं 40% है, अभी बचा है बहुत सारी चीजें इसमें बताना। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरे प्रोविडेंट फंड के रूल का कितना परसेंट है? 40% है। देखो इसको अच्छे से, 40% मतलब इसको डिटेल क्यों ना आगे शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे नींद लग रही है। 8 बजे बैठे ना, लेकिन आप लोग ठीक है, मैं जो भी बोलूंगा क्लास के बाद ही बोलूंगा। ठीक है, 2 मिनट रेस्ट ले लो। चलो एक काम करते हैं, ये 4 जो प्रोविडेंट फंड के नाम दिख रहे हैं ना, मैंने लिखा बहुत छोटा छोटा है, मीनिंग। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है? एसपीएफ का मतलब होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ का मतलब होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और लास्ट वाला होता है पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक, पहले आप लोगों को मैं प्रोविडेंट फंड का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं, उसके बाद फिर अपन ये चार्ट को देखेंगे, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहले बैठ जाओ। अभी सिर्फ आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, फिर बाद में अपन टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड में भी घुसेंगे अंदर। ठीक है, देखो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि।
भविष्य मतलब फ्यूचर। प्रोविडेंट, प्रो मतलब प्रो वर्ड किससे बना है? प्रो मतलब वो वाला प्रो नहीं, एप्पल का मोबाइल है क्या बोलते हैं, प्रो मैक्स वाला, वो वाला प्रो नहीं। प्रो मतलब प्रोएक्टिव, ठीक है। आप फ्यूचर के लिए अगर प्रोएक्टिव हो, मतलब आपको लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा रिटायरमेंट जब होगा, अभी तो हाथ पांव चल रहा है, आप कहीं पे जाके काम कर सकते हो तो आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन जब भविष्य में जब आप रिटायर हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, या आपके बाद आपका कोई परिवार का सदस्य है उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, उस समय आपका हाथ पांव नहीं चलेगा तो पैसा कहां से कमाओगे? तो फ्यूचर के लिए आपने अभी से प्रेजेंट में क्या करना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा सेव करना चालू कर दिया। लेकिन हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि हमारा पैसा अगर कहीं पे सेव्ड है ना तो हम उसको निकालना चाहते हैं। तो प्रोविडेंट फंड है ना एकदम लॉक्ड होता है, लॉक्ड मतलब आप जल्दी से इसका पैसा निकाल नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा ही पैसा डालोगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम लाई जिससे है ना लोगों का पैसा कहां जमा करवा रही है गवर्नमेंट? प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवा रही है। ये पैसा कब काम आएगा? रिटायरमेंट के टाइम पे, जब आपके हाथ में नौकरी नहीं रहेगी तब, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड को हिंदी में भविष्य निधि भी बोला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझो, मतलब अल्टीमेटली प्रोविडेंट फंड कब है? फ्यूचर में काम आने वाली है, एक प्रकार का हमारा ही सेविंग है बोल सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, मान लो एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, और उसके अंडर में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो एम्प्लॉयर इसको हर महीने मान लो 20,000 रुपए सैलरी देता है। एम्प्लॉयर जो है हर महीने के महीने उसको क्या देता है? 20,000 रुपए सैलरी देता है। अब ये एम्प्लॉय जो है, ये जो एम्प्लॉय है इसके हाथ में 20,000 आएगा ना, तो भाई मैं लिख के बता रहा हूं, लिख के दे सकता हूं कि 100 में से 90 लोग ऐसे जो पूरा खा के उड़ा देंगे, सेविंग की टेंडेंसी नहीं रहती उनकी। 10 लोग होते भी हैं जो बचा के रखते हैं अपने लिए, लेकिन 90 लोग ऐसे हैं जो बचा के नहीं रखते। तो गवर्नमेंट को इस चीज की चिंता है कि नहीं फ्यूचर में? तो गवर्नमेंट ने है ना एक ऐसा प्लान लाया, बोल सकते हैं ऐसा स्कीम लाया, काहे का? प्रोविडेंट फंड का, ठीक। प्रोविडेंट फंड का बकायदा एक है ना डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट ने, और प्रोविडेंट फंड वालों ने अब प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट बना दिया, मतलब प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अब कौन देखेगा काम? प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट। तो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट वालों ने जितने भी एम्प्लॉयर्स है उनको डायरेक्शन दिया। देखो मालूम है प्रोविडेंट फंड पीएफ एक्ट है आप लोगों के सिलेबस में? भी नहीं है। हम लोग जब इंटर में थे ना तो हमारे में पीएफ एक्ट भी था, हम लोग पढ़े हैं पीएफ एक्ट, ठीक है। जिसके यहाँ पे 20 से ज्यादा नौकरी कर रहे हैं लोग, उनके लिए पीएफ लगाना कंपलसरी है, मतलब पीएफ काटना जरूरी है उनके लिए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पीएफ में, ठीक है। तो डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट ने किसको? एम्प्लॉयर्स को, कि अगर आपके यहाँ ऐसी बात है, आप उस क्राइटेरिया में आते हो, तो आप लोगों को अपने एम्प्लॉय लोगों का क्या करना पड़ेगा? पीएफ काटना पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉयर 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी देता है। फॉर एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंट वालों ने एम्प्लॉयर को बोला कि आप जितना भी सैलरी दे रहे हो ना अपने एम्प्लॉय को, उसका 10% क्या काट लो? डिडक्ट कर लो, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन दिया, ऐसा क्या किया? डायरेक्शन दिया, ठीक। डायरेक्शन दिया तो अब एम्प्लॉयर उसकी बात मान लेता है, ठीक है। अब 20,000 रुपए जो सैलरी जा रही है उसमें से 10% काट लिया, 10% काटने के बाद बचा कितना? ये 18,000 किसको पे कर देगा? अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर देगा 18,000 कट पीट के। सुने होगे बोलते बहुत सारे लोग, कट पीट के इतना सैलरी आता है हमारे हाथ में, जनरल अपन बोलते हैं ना भाषा में, वैसे ही। अब इतना ही डायरेक्शन नहीं दिया है, अब और ये डायरेक्शन दिया है कि जितना आपने सैलरी से काटा ना, उतना ही पैसा आप अपने पास का और मिलाओ। जितना आपने काटा उतना ही पैसा और मिलाओ। तो टोटल कितना हो जाएगा पैसा? मैथ्स मत लगा देना ना, प्लस माइनस जीरो मत कर देना उसको। कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए हुआ।
अब ये 4,000 रुपए उस आदमी के नाम से, किसका, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में उस आदमी के नाम से एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट खुलवाओ। उस एम्प्लॉय के नाम से कहाँ अकाउंट खुलेगा, पीएफ डिपार्टमेंट में। और ये 4,000 रुपए आप क्या करो, यहाँ पे जमा करो। जमा करने की जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉयर की। काटने की जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉयर की। आ रही बात समझ में। अब एम्प्लॉय के एंड से सोचो, यहां पर जब जब उसको सैलरी देगा एम्प्लॉयर, तब तब उसके सैलरी से काट के पीएफ अकाउंट में जमा करेगा, जमा करते जाएगा, जमा करते जाएगा। ठीक, अब पीएफ अकाउंट में भी कुछ पैसा जमा हो गया होगा, और उस जो पैसा है ना, उसके ऊपर पीएफ डिपार्टमेंट क्या देती है, इंटरेस्ट भी देती है, ब्याज भी देती है। फिर जब ये एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा, या फिर नौकरी छोड़ देगा, या फिर मर जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक तो बोल रहा हूं भाई, या तो रिटायर हो जाएगा, या फिर नौकरी छोड़ देगा, या फिर मर जाएगा। जो तीनों में जो काम पहले हो गया, तो पीएफ अकाउंट का जो पैसा है विथ इंटरेस्ट किसको मिल जाएगा, एम्प्लॉय को मिल जाएगा, या फिर उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, विच एवर इज एप्लीकेबल। ठीक तो बोल रहा हूं, जो लागू होगा। अगर जिंदा होगा, रिटायर है, नौकरी छोड़ा है, तो खुद जिंदा होगा तो उसी को मिलेगा, मर गया होगा तो उसके नॉमिनी को मिलेगा, लीगल ईयर या रिप्रेजेंटेटिव को उसके। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो बैलेंस पैसा जमा हो गया है, इस बैलेंस के बारे में सोचो ना, इसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है, उसकी सैलरी से बेचारे से कट कट के जा रहे हैं हर महीने सैलरी उसमें से, तो एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, प्लस ब्याज भी मिल रहा है। ब्याज किसके ऊपर मिल रहा है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था उसका भी ब्याज, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसका भी ब्याज। मतलब ये जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट का जो बैलेंस है ना, इसका मैं 4 टुकड़ा कर सकता हूं। मतलब जब इसको देखेंगे इसमें कौन कौन सी अमाउंट है, मान लो इसके अंदर 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, ब्याज व्याज सब मिला के, तो 1 करोड़ में 4 टुकड़ा कर सकता हूं कि नहीं। पहला टुकड़ा एम्प्लॉय शेयर, एक होता है एम्प्लॉयर्स शेयर, एक होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर, और एक होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स शेयर। ये पूरा पैसा लास्ट में जाके मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आई बात समझ में। अब मैं सबका नामकरण कर रहा हूं, नामकरण मतलब कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। तो पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये जो 2,000 रुपए दिख रहा है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो 2,000 दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो बैलेंस जमा है वो इंपॉर्टेंट है। जो ब्याज मिल रहा है उसका भी कुछ करना है। और ये जो मैच्योरिटी के टाइम पे ये जो 4 टुकड़ा हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम इन सब की बात करेंगे। जो 2-2 हजार रुपए जा रहा है ना हर महीने, उसको बोलेंगे क्या, ये जो 2-2 हजार रुपए जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। और जो 2,000 रुपए ये जा रहा है ये वाला, उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जो हर साल ब्याज मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। और जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट क्रेडिट टू पीएफ अकाउंट। आ रही बात समझ में। और जब मैच्योरिटी होगी ना, मैच्योरिटी समझते हो, मैच्योरिटी कब होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर रिटायरमेंट करेगा या फिर नौकरी को छोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नौकरी छोड़ना मतलब
नहीं, नौकरी छोड़ने को क्या बोलते हैं? रेसिग्नेशन, रिटायर या फिर डेथ, विच एवर इज। तो उन तीनों में जो काम होगा तो उसको क्या मिल जाएगी? मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी अमाउंट जब मिलती है तो आपको ये देखना है कि टोटल जितना मान लो मिला, उसमें एम्प्लॉय का शेयर कितना था। देखो, एम्प्लॉय का शेयर अलग है और कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जो हर बार पैसा जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। और मैच्योरिटी वाली कौन सी बात हो रही है? जो पैसा टूट गया, अब वो पैसा मिल रहा है। आ रही बात समझ में? ये एम्प्लॉयर का शेयर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय शेयर और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर शेयर। जितनी सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, किससे रिलेटेड? प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। कंट्रीब्यूशन मतलब आप जो जमा कर रहे हो। मैच्योरिटी मतलब अब वो पैसा, अब आपकी नौकरी ही नहीं रही तो आप उसमें और कंट्रीब्यूट करोगे क्या? कंट्रीब्यूट मतलब अंशदान करना, पैसा डालना। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? पैसा डालना। और मैच्योरिटी के टाइम पे आप पैसा डाल नहीं रहे हो, आपको क्या हो रहा है? मिल रहा है पैसा। मतलब यहां पर जो बात हो रही है ना, डालने की बात हो रही है पैसा इसमें। और यहां पर मैच्योरिटी के टाइम पे काहे की बात हो रही है? पैसा मिलने की बात हो रही है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज को आप लोग पहले ना समझो कि कौन कौन सी चीजों को क्या क्या बोला जाता है। क्योंकि इनकी टैक्सेबिलिटी, जितना मैंने हाईलाइट किया भी, सबकी अपनी अपनी टैक्सेबिलिटी है। मतलब सबका अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाने का तरीका है। तो ये जो ऊपर अभी मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूं ना, ये सारी बातें लिखी हुई है इसमें, सारी बातें। ठीक है? अगर आप लोग इसको समझोगे तो ये टेबल समझ में आएगी। तो पहले टेबल उसको समझ में चुपचाप आगे जाएंगे। हाँ, पहले इसको समझो तब टेबल समझ में आएगी आप लोगों को। बढ़ूं आगे? तो आप लोगों को क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है? एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो ब्याज मिल रहा है वो ईयरली बेसिस पे, ठीक। और अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जो पैसा जमा है वो, ये तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हो रही बात। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैटेगराइजेशन अगर कर दूं, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपको काहे काहे का ध्यान रखना है? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बाद देखना है एक्रूड इंटरेस्ट। मेन ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। आएगा ना साल, एक्रूड इंटरेस्ट साल भर में मिलता है आपको ब्याज। पीएफ वाले हर साल ब्याज देते हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं आएगा ब्याज, उसी में जमा होते जाएगा, एक्रू होते जाएगा, मिलेगा नहीं कभी, वही जमा होते जाएगा। ठीक है? ये तीन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। कब? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या ऑन रिटायरमेंट। आपको ध्यान देना है किसका किसका? मैच्योरिटी अमाउंट का। हेलो, हाँ निखिल, मैं लगा रहा हूँ ना, तो थोड़ी देर में चालान बना के रखा हूँ, उसको तुरंत पटवा के मेरे को बताना। हाँ मैं देख लिया था, आज कर देंगे उसको क्लियर अपन। ठीक है? हाँ हाँ। ऑन रिटायरमेंट मैच्योरिटी अमाउंट, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलेगी? मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। ठीक है? अब मैच्योरिटी अमाउंट के 4 टुकड़े होते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे क्या मिलती है? मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। मैच्योरिटी अमाउंट के 4 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा होता है एम्प्लॉयज शेयर, एम्प्लॉयर्स शेयर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज शेयर
इसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स। ये 4 टुकड़े होते हैं। आ रही बात समझ में? इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रोविडेंट टोटल कितनी चीज हो गई? 3 इधर और मैच्योरिटी अमाउंट के अंदर 4 और, तो 7 आइटम्स हो गए। और जब आप इंटरेस्ट की बात करोगे ना, इंटरेस्ट की जब कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर आपको प्रोविडेंट फंड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी देखना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा कितना जमा है उसको भी देखना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े अब। ओवरडोज तो नहीं हो रहा है ना? प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करने के लिए या इसकी टैक्सेबिलिटी देखने के लिए ये सारे फैक्टर्स तो आपको देखने ही हैं जो मैंने अभी बताया। अब आपको है ना टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड भी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड की प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली प्रोविडेंट फंड टाइप होते हैं 4। कितने टाइप के होते हैं? 4। एक होता है आरपीएफ, एक होता है आरपीएफ। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आरपीएफ। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दूसरा क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ। तीसरा होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और लास्ट होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। टोटल कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं? 4। एक होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ये 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। और इधर देखो ऊपर मैंने ना ऐसे हेडिंग में देखोगे तो कितना नाम दिख रहा है? 4 हुआ। अब इधर देखो कितने कॉलम, कितने रो बने हुए हैं। इधर बॉक्स देखो, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको। फिर इधर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C देखेंगे क्या है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है? लमसम दिख रहा है। क्लियर है? लमसम दिख रहा है, ठीक है। एक ऊपर और है, सॉरी छुप गया था। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट 5 है टोटल। कितने बॉक्स है टोटल? 5। एक है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है? एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और लमसम वाला। क्लियर है? तो टोटल 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड और 5 टाइप के आइटम। तो 4 × 5 करोगे तो कितना होगा? 4 × 5 20, 4 × 5 मैट्रिक्स बन गया। मतलब टोटल कितने रूल्स आ गए इसके अंदर? 20 रूल आ गए टोटल, 20 रूल। मतलब 20 आपको याद रखने पॉइंट्स। 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड और चारों टाइप के प्रोविडेंट फंड के लिए 5 टाइप के आइटम से रिलेटेड प्रोविजंस है। आगे बढ़े हम। ये सब अपन सैलरी के अंदर पढ़ रहे, 17(1) के अंदर। ये जो भी पढ़ रहे हैं ना अपन अभी, 17(1) से मैं बाहर गया ही नहीं हूं अभी तक, 17(1) के अंदर हूं। हाँ, चलो सबसे पहले देखो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पढ़ने के पहले आप है ना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को पढ़ो। प्रोविडेंट फंड का मतलब तो मैंने बताया आप लोगों को। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कौन है?
गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, रेलवे का एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या कोई लोकल बॉडीज मतलब लोकल अथॉरिटी जानते हो, नगर पालिका, नगर निगम, यूनिवर्सिटीज है, या फिर ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन लोग जो अपने एम्प्लॉय लोगों का प्रोविडेंट फंड काटते हैं ना, वो किसके अंडर काटते हैं? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, पढ़ो। मतलब ये मतलब नहीं है मीनिंग, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? इनके ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा मतलब है। नहीं नहीं, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कुछ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन जो लोग, जैसे सरकारी कॉलेज हो गए है ना, आईआईएम्स हो गए, तो इनके जो एम्प्लॉय है, इनका जो पीएफ का पैसा कटेगा कौन से वाले में जाएगा? यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं बोल रहा है, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं। हरी बात समझ में? रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है अभी बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, सुनो, आगे बार बार ये सुनने मिलेगा वर्ड, इसलिए बता रहा हूं। रिकॉग्नाइज्ड का हिंदी में मतलब होता है मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त। जो कमिश्नर होते हैं ना, इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बोल दिए ये मान्यता प्राप्त, उसको मान्यता दे दी है। कौन, किसने दिया हुआ? इनकम टैक्स कमिश्नर ने। इनकम टैक्स कमिश्नर ने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मान्यता दे दी। तो जिनको मान्यता मिल गई वो रिकॉग्नाइज्ड, और जिनको मान्यता नहीं मिली वो अनरिकॉग्नाइज्ड। तो मान्यता लेने के लिए, रिकॉग्निशन लेने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती होगी। तो जो कॉलेज या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिए, जाके फिर मान्यता प्राप्त करने के लिए कमिश्नर के पास अप्लाई कर दिए, तो कमिश्नर अपना थप्पा लगा देंगे उसके ऊपर, तो उनको क्या मिल गया? मान्यता। तो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। और जिनको नहीं मिला वो अनरिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे मैं बात प्रोविडेंट फंड की कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन की कर रहा हूँ? इंस्टीट्यूशन की, है ना। तो एसपीएफ मतलब ये किनके ऊपर अप्लाई होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे के एम्प्लॉइज, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एसपीएफ के बाद आ जाओ आरपीएफ में। एसपीएफ के बाद आ जाओ आरपीएफ। आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। It is a provident fund recognized by the Commissioner of the Income Tax. It is governed by Part A of Schedule 4 of the Income Tax Act 1961. जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब सुनो क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करो ना, कुछ एक ऐसी संस्था है जो प्रोविडेंट फंड के जैसा कुछ एक्टिविटी करना चाह रही है। मतलब वो चाह रही कि हमारे यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं ना लोग, जिन लोग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनका पैसा हमें ना हम ही काटेंगे। क्योंकि एसपीएफ किसके लिए अप्लाई होता है? गवर्नमेंट वालों के लिए। जो प्राइवेट एम्प्लॉय उनको कवर किया क्या एसपीएफ? नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय लोगों को करना रहेगा तो कैसे करेंगे? आ रही बात समझ में? तो इनके लिए क्या हुआ कि एक है ना, एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई। वो इंस्टीट्यूशन भी प्रोविडेंट फंड के जैसी ही फैसिलिटी दे रही है, सेम जैसे गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक होते हैं कि नहीं, लेकिन दोनों जगह आप जाके खाता खुलवा सकते हो कि नहीं। तो मान लो एसपीएफ मतलब सरकारी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ मतलब सरकारी प्रोविडेंट फंड, और आरपीएफ मतलब प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, ऐसा बोल सकते हो। अब जो अदर देन सरकारी प्रोविडेंट फंड होते हैं, तो उसमें भी दो देखना है कि मान्यता प्राप्त वाला है, रिकॉग्नाइज्ड वाला है कि अनरिकॉग्नाइज्ड। तो जो इंस्टीट्यूशन प्रोविडेंट फंड जैसा काम कर रही है, वो जाके कमिश्नर के पास गई, देखो सर हम है ना प्रोविडेंट फंड जैसा कर रहे हैं, तो आप इसमें अपना मुहर लगा दो, रिकॉग्निशन दे दो, ये मान्यता प्राप्त है। तो कमिश्नर बोलेंगे देखो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तब हम आपको अप्रूवल देंगे। तो जो इंस्टीट्यूशन प्रोविडेंट फंड जैसी फैसिलिटी दे रही है और जाके अपना रिकॉग्निशन करवा ली कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, तो उनको बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और जो नहीं ले पाई वो
अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इसका मतलब ये नहीं कि यूआरपीएफ का जो पैसा है उन लोग प्रोविडेंट फंड जैसा फैसिलिटी नहीं दे रहे, इन लोग भी प्रोविडेंट फंड जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन ये मान्यता प्राप्त नहीं है। और ये वाला जो है मान्यता प्राप्त है। मान्यता कौन देता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कहीं पे भी रिकॉग्नाइज्ड वर्ड आप लोग पढ़ोगे ना किसी भी चीज के नाम के आगे, तो रिकॉग्निशन किससे लेना पड़ेगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। ठीक है, अगर आगे आप लोग पढ़ोगे कहीं पे रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स, क्या पढ़ोगे? रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स या फिर नोटिफाइड हॉस्पिटल्स, ऐसा। तो रिकॉग्नाइज मतलब वो हॉस्पिटल को मान्यता प्राप्त लेना है तो जाके उस कंडीशन को कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर जाके रिकॉग्निशन मिल जाएगा, तो उनको रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल बोलेंगे। तो रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता लेना किसी चीज की। क्लियर है मेरी बात? जैसे आप लोग अभी ICAI में रजिस्टर्ड हो, आप लोग क्यों रजिस्टर्ड हो? क्योंकि ICAI में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ICAI ने पहले कुछ कंडीशन रखी थी, 2 कंडीशन रखी थी। आपको इंटर का बच्चा बनना है, या तो आपको फाउंडेशन पास करके आना पड़ेगा, या आप BCom में 60% से ऊपर लाओ, तब आप हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हो। तो आपने 2 कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करी, तब आप इंटर में जाके रजिस्ट्रेशन लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि आज आप ICAI द्वारा मान्यता प्राप्त स्टूडेंट हो। एक बच्ची है जिसने एडमिशन नहीं लिया अभी तक, रीजन जो भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, एक एडमिशन लिया ही नहीं है, रुचि है ना, तो उसको मैं स्टूडेंट बोलूंगा क्या? पढ़ रही है भले, वो सारा काम करे, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि उसको थप्पा नहीं मिला अभी। मतलब थप्पा मतलब ICAI उसको स्टूडेंट नहीं मानी। आप लोगों को स्टूडेंट मान ली, इसलिए आपको CRO नंबर, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। उसको मिला है क्या CRO नंबर? नहीं, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है इसलिए। तो ऐसी चीजें हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद बात आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। सुनना, अब जो आदमी नौकरी ही नहीं करता बेचारा, तो उसका PF कहां से कटेगा? कोई है क्या काटेगा? नहीं ना। तो ये वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड है, आपकी मर्जी। 18 साल से ऊपर हो गए ना, या आप कम भी हो, तो आपके पेरेंट्स लोग आपके नाम से PPF में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। PPF अकाउंट खुलता है अलग से, वो SBI के किसी ब्रांच में चले जाओ, या फिर पोस्ट ऑफिस के किसी ब्रांच में चले जाओ, बोलना हमको PPF अकाउंट खुलवाना है, जाके आप अपनी मर्जी से PPF अकाउंट खुलवा लो। तो यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाली बात नहीं हो रही है। आप कमा रहे हो, आप कुछ भी बिजनेस करो, आप कोई भी बिजनेस करो, आप चाहे सैलरी भी कमाते हो, तो भी जाके आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? PPF अकाउंट खुलवा सकते हो और वहां पे जमा कर सकते हो। कभी कभी होता है ना, कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो नौकरी तो कर रहा है, लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूशन में PF अप्लाई नहीं होता। अब PF अप्लाई नहीं होता तो उसको PF कट नहीं रहा होगा। अब PF नहीं कट रहा होगा, लेकिन उसको PF में पैसा जमा करना है, तो कैसे करेगा? नौकरी छोड़ देगा, दूसरे में जाएगा? नहीं, वो जाके उसके लिए सरकार अगर दूसरा ऑप्शन निकाल दिए PPF का, भाई आप अपना खुद ही जमा करो पैसा। PPF अकाउंट में मिनिमम साल में 500 रुपए जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं साल में, 500 के मल्टीपल में। मतलब आपको PPF अकाउंट में पैसा जमा करना है ना, तो 500 के मल्टीपल में आप 1.5 लाख रुपए तक कितना भी जमा कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपए करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ये PPF अकाउंट का रूल है। कहाँ खुलता है? SBI के किसी भी ब्रांच में खुलता है, या फिर पोस्ट ऑफिस के किसी भी ब्रांच में जाना, वहां खुल जाएगा PPF अकाउंट। इसके ऊपर ब्याज भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रीब्यूशन वाला लफड़ा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कौन करेगा? एम्प्लॉय ही करेगा बस। एम्प्लॉय या जो अर्निंग पर्सन है वो। आप लोग नहीं भी कमा रहे हो तो भी 500 रुपए महीना जाके PPF में जमा कर सकते हो, लेकिन ये भी तो एक प्रोविडेंट फंड है। ऐसा कोई कंपल्सन, आपकी मर्जी, आप मिनिमम 500 रुपए जमा कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कर सकते हो, ये रूल है। ठीक है, अब आप नहीं किए तो जितना जमा है वो तो है ही। अरे बैंक अकाउंट टाइप का है भाई, जाके जमा करते जाओ पैसा। पैसा है तो जमा करो, नहीं है तो मत करो। लेकिन अगर करोगे तो ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी आई कि 1050 रुपए डाल के आता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 500 के मल्टीपल में जमा होगा। 500 डालो, 1000 डालो, 1500 डालो, 2000 डालो, ऐसा। हाँ तो जिसके पास नहीं है, हाँ तो ये PPF खुलवा के कर सकता है। हाँ, उसकी मर्जी, वो PPF खुलवा ले वो। अब जिस एस्टेब्लिशमेंट में PF अप्लाई नहीं होता,
या वो सरकारी नौकरी में भी नहीं है। जैसे मेरी बहन जिस स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ाता था तो मेरा पीएफ कटता था वहां से। मेरी बहन एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहां पे पीएफ ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं है पीएफ का। लेकिन उसको पैसा जमा करना है तो क्या करेगी, तो पीपीएफ अकाउंट खोलवा ले भाई, वहां जमा करो पैसा, ऐसा है। हाँ लेकिन अपनी कंट्रीब्यूशन थोड़ी देगा। कौन, तो एम्प्लॉयर का हो कोई लेना देना ही नहीं ना पीपीएफ में, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय से अपना है लेना देना। तो उसके लिए देखो अभी अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे, इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि पीपीएफ प्रोविडेंट फंड किसके ऊपर अप्लाई होता है किसके ऊपर नहीं होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि नहीं, आपको ये बस टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड याद रखो। मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था आपको कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्लास ओवर करना है क्या? नहीं नहीं, इसको खत्म करते हैं ना। चलो देखो, सबसे पहले देखो एसपीएफ, देखो एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है, बट नॉट सेपरेटली टैक्सेबल एज दिस अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। मतलब जो बेसिक सैलरी होती है ना, बेसिक सैलरी, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी वर्ड को मेरे को ना चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ग्रॉस वर्ड के आगे मेरे को ग्रॉस और सैलरी के बीच में बेसिक वर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे और क्लैरिटी आएगी। मतलब जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन है, ये टैक्सेबल होता है। लेकिन इसको क्वेश्चन में जब बनाओगे ना, तो क्वेश्चन में देखो बेसिक सैलरी लिखी हुई मिलेगी आपको, और आपको एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को अलग से जोड़ मत देना, टैक्सेबल होता है लेकिन जोड़ना मत। क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी में से ही कट के दिख रहा है। आ रही बात समझ में? तो आप अगर बेसिक सैलरी ले डाले ना, पूरी ग्रॉस बेसिक सैलरी ले लियो, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ है। तो एक बार और जुड़ा हुआ है तो और जोड़ोगे, तो डबल डबल नहीं जोड़ दोगे। तो टैक्सेबल होता है बट सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि वो ग्रॉस बेसिक सैलरी में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए। क्लियर है? ये सारे सब में एप्लीकेबल होता है ये, पीपीएफ को छोड़ के। एक मिनट, आज एसपीएफ कर लेते हैं, बाकी फिर अगला देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट ना, ये मैं आप लोगों को नोट भेज भी दूंगा, इसको देख के लिख लेना, ठीक है। आप लोगों को बोलना था कि सर हमको आप पीडीएफ भेज दिया करो, उसमें करते हो तो हमको देखते नहीं बनता ना, तो वो भी मैं कर दूंगा आज, ठीक है। तो एसपीएफ की बात कर रहे थे। एसपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है बट नॉट सेपरेटली टैक्सेबल बिकॉज दिस अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ग्रॉस बेसिक सैलरी, ठीक। अब क्योंकि दोनों अमाउंट एग्जेम्प्ट है, तो 80C का जब डिडक्शन लेने जाओगे तो और डिडक्शन लोगे क्या भाई, ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट इनकम का डिडक्शन थोड़ी लोगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इस वाले प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज मिल रहा है वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और जब लमसम पेमेंट मिलेगा ना मैच्योरिटी के टाइम पे, लमसम पेमेंट, वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है एसपीएफ। अगर है एसपीएफ में सारी चीज क्या होगी, एग्जेम्प्ट, मतलब नॉट टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। पूरा एग्जेम्प्ट, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप लोगों की कैपेसिटी को देखते हुए मैं आरपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ को कल की क्लास में डील करूंगा। और इतना जो पोर्शन है जो मैंने लिखवाया है
ठीक, इसको तो मैं डिलीट कर रहा हूं, नीचे वाला का, ये वाला। इसका आप लोग एक काम करो, सुनो 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 सुनो, इसका है ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो अभी तुरंत, इसको स्क्रीनशॉट में ले लो। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, इसका आप लोग फोटो ले लो। ये आप लोग अपने समझने के लिए अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेना, नोट्स में नहीं रखूंगा इसको मैं, ठीक है। हाँ, आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। इतना अपन ने आज की क्लास में पढ़ा। और प्रोविडेंट फंड में क्या बचा हुआ है, आरपीएफ बचा है, यूआरपीएफ बचा है, पीपीएफ बचा है, ठीक है। और अभी प्रोविडेंट फंड सिर्फ अभी जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे इतना, ये सिर्फ 40% है, 60% और बचा है जो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। नहीं, अलग से नीचे नोट पॉइंट्स में जुड़ेगा, ठीक है। तो चलो कल की क्लास में डील करेंगे इसको, अभी क्लास ओवर।